आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे कुछ ने नेता कहा तो कुछ ने आजादी का सिपाही, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक आतंकवादी था और रहेगा। नाम है यासीन मलिक, जिसने कश्मीर में आतंक की नींव रखी और दशकों तक सत्ता के साए में बचता भी रहा। कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है। इट इज माई लाइफ लास्ट विश दैट कश्मीर इशू आई वांट टू गेट शुड गेट रिजॉल्व्ड। एनआईए ने कोर्ट में यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग की है। सवाल यह है कि अब तक यह सजा क्यों नहीं दी गई? किसने इस देशद्रोही को बचाए रखा? आज हम उठाएंगे वो परतें जो सालों से छुपाई जाती रही। यह सिर्फ यासीन मलिक की नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा नीति की भी परीक्षा है। बात करते हैं विस्तार से। गौरतलब है कि 11 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले में मृत्यु दंड की मांग रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल उसे 4 हफ्तों का वक्त दिया है जवाब दाखिल करने के लिए। लेकिन असली सवाल यह है कि अब तक यह कदम क्यों नहीं उठाए गए? कहानी सिर्फ यासीन मलिक की नहीं है, यह उन सियासी समझौतों और नर्म रवैये की पोल खोलती है जिनकी वजह से आतंकवाद ने कश्मीर की घाटियों में जड़ें जमाई और भारत की न्याय व्यवस्था को सालों तक बंधक बनाकर रखा गया। बताते हैं आपको यासीन मलिक है कौन। यासीन मलिक जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ का चेहरा है, खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता बताता रहा, लेकिन हकीकत में वो उस आतंक की प्रतीक बन चुका था जिसने 90 के दशक में कश्मीर को पंडित विहीन बना दिया था। मलिक ने खुद कबूल किया है कि वह 1990 में आईएएफ के अधिकारियों पर हमले में शामिल था, जिसमें 4 भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, उस पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, हथियारों की तस्करी और विदेशी फंडिंग के जरिए आतंकवाद फैलाने के भी आरोप है। तो इतने साल से आजाद क्यों घूमता रहा? यह सवाल सत्ता के गलियारों में गूंजना चाहिए था, लेकिन नहीं गूंजा। यासीन मलिक की गिरफ्तारी और सजा की फाइलें सरकारी अलमारियों में धूल फांकती रही और वो टीवी चैनलों में बैठकर आजादी के गीत गाता रहा। 1979 के बाद जब कश्मीर में आतंकवाद ने उबाल लिया, सरकारों ने संवेदनशीलता और राजनीतिक समाधान के नाम पर मलिक जैसे लोगों को स्पेस दिया। 1994 में मलिक ने खुद को गैर हिंसक बताकर अपना रंग बदला और कई सरकारों ने इस दिखावे पर भरोसा भी कर लिया। कांग्रेस हो या यूपीए सरकार, जेकेएलएफ को राजनीतिक संगठन मानकर बातचीत की मेज पर उनको बुलाते रहे। यह वही दौर था जब हुर्रियत और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच मीटिंग्स भारत की धरती पर होती थी और हमारे सुरक्षा एजेंसियां मूक दर्शक बनी रही। एनआईए के जांच में साफ हुआ कि यासीन मलिक को पाकिस्तान, आईएसआई और खाड़ी देशों से मोटी रकम मिलती थी जो पत्थरबाजी, आतंकी ट्रेनिंग और भारत विरोधी गतिविधियों पर खर्च होती थी। मगर क्या आपने कभी सुना है कि इन मामलों में पहले कभी सख्त कार्रवाई हुई? नहीं। यूपीए सरकार के दौरान इन तमाम सुरागों के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यासीन मलिक के एनजीओ को फंडिंग के बावजूद एफसीआरए लाइसेंस तक रद्द नहीं किया गया। क्या यह महज लापरवाही थी या कुछ और? अब वक्त है कि यासीन मलिक जैसे चेहरे नजीर बने उन हजारों जवानों के लिए जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उन कश्मीरी पंडितों के लिए जो रातों रात बेघर हो गए थे और उन तमाम कश्मीरियों के लिए जो दशकों से बंदूक की राजनीति के बीच पिसते आ रहे हैं। अगर अब भी भारत की न्याय व्यवस्था और सरकारें नाकाम रही तो ये इतिहास के पन्नों में एक और शर्मनाक अध्याय होगा। यासीन मलिक की कहानी महज एक आतंक की कहानी नहीं है, ये भारत की नीति, राजनीति और न्याय की मिली भगत या कमजोरी का आईना है। अब वक्त है कि ये आईना तोड़ा जाए और उस पर लानत भेजी जाए जो देशद्रोहियों को
राजनैतिक कैदी कहकर बचाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर मलिक, मीटिंग में बुलाया जाना आतंक से मुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं होता, बल्कि कई बार लोकतंत्र की यही विडंबना होती है। जो बात करने को तैयार होता है उससे बात भी की जाती है, चाहे वो कितना भी जहरीला क्यों ना हो। लेकिन बात करना और विश्वास करना, दोनों में वही फर्क होता है जो बंदूक और गीता में होता है। आपने हथियार उठाए, मासूमों की जान ली और अब थैंक यू कार्ड दिखाकर रिहाई की मांग कर रहे हैं। अफसोस कि अपराध की फाइलें शब्दों से नहीं, खून से भरी होती हैं और इतिहास में आपका नाम उसी स्याही से हमेशा लिखा जाएगा, मिस्टर यासीन मलिक। इसमें आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए।